नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके बीच टेंशन और डिस्प्यूट काफी पुराने हैं। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को लेकर जो कंफ्लिक्ट है, उन्होंने दोनों देशों के बीच में एक परमानेंट टेंशन क्रिएट करके रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, अगर कभी एक फुल स्केल जंग इन दोनों देशों के बीच में शुरू हो जाती है तो क्या होगा, कौन जीतेगा? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इस चीज को पूरी बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया एंड चाइना की इकोनॉमी एंड मिलिट्री फंडिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसको जानने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ का बेस होती है। अगर कोई कंट्री अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाएगी तभी वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। पर यहां चाइना जो है वो इंडिया से काफी आगे है। चाइना के जो जीडीपी है वो लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और जबकि इंडिया की जीडीपी जो है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। चाइना यहां पर भारत से बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन में बहुत आगे निकल चुका है। ये गैप दिखाता है कि चाइना के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं अपने डिफेंसेस को फंड करने के लिए। लेकिन बात सिर्फ जीडीपी की नहीं है, एक्सपेंडिचर की भी है। 2022 में चाइना ने अपने डिफेंस बजट के लिए लगभग 300 बिलियन डॉलर एलोकेट किए थे, एक बहुत बड़ा अकाउंट हो जाता है। जबकि इंडिया ने सिर्फ 83 बिलियन डॉलर ही अपने डिफेंस बजट के ऊपर 2022-23 के दौरान खर्च किए थे। लेकिन अगर टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कंपैरिजन करें तो इंडिया अपने बजट का ज्यादा परसेंटेज हिस्सा जो है वो मिलिट्री के ऊपर लगाता है एज कंपेयर टू चाइना। भले ही आंकड़ा थोड़ा ही कम हो, चाइना लगभग अपने टोटल गवर्नमेंट बजट का 5% जो है वो मिलिट्री के ऊपर खर्च करता है। इंडिया उससे कुछ ज्यादा, लगभग 6 से 7% अपने ओवरऑल गवर्नमेंट बजट का जो है वो मिलिट्री के ऊपर खर्च करता है। मतलब इंडिया के रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद हम डिफेंस को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहां पर हमको यह बात पता लगती है कि चाइना ओवरऑल बजट के मुकाबले थोड़ा कम, इंडिया थोड़ा सा ज्यादा, बट स्टिल एब्सोल्यूट नंबर में चाइना भारत से बहुत ज्यादा पैसा जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहा है। तो यहां भी चाइना भारत से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। वहीं अगर हम बात करें मिलिट्री साइज एंड स्पेंडिंग एनालिसिस के बारे में, तो देखिए, फिगर्स देखकर लगता है कि चाइना की मिलिट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके पास 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास 1.4 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स ही हैं। रिजर्व फोर्सेस में भी चाइना भारत से थोड़ा आगे है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं होती है, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग होती है। इंडिया की मिलिट्री एफिशिएंट है, बैटल हार्डेंड है। चाइना ने लास्ट फुल स्केल वॉर जो थी वो 1979 में लड़ी थी, वियतनाम के अगेंस्ट थी, जो उनके लिए एक डिजास्टर साबित हुई थी। दोनों कंट्रीज अपनी लेबर कोस्ट के एडवांटेज को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इंडिया की जो लेबर कोस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू दी चाइना। तो इंडिया को अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स को फंड करना थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है। तो अगर स्पेंडिंग एनालिसिस को अगर हम डिस्कस करें और उसके साथ ही चाइना की मिलिट्री का थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस अगर हम काउंट करें, तो वो भारत के मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि हमने अभी रिसेंटली ही करगिल वॉर, 20-25 साल पहले की बात है, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ करगिल वॉर भी लड़ी थी। इसके अलावा हम चाइना के साथ skirmishes लगातार फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर पर हमारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। हमारी जो आर्मी है, उस आर्मी को माउंटेनियस रीजन के अंदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो आज की डेट में हो चुका है। तो थोड़ा ग्राउंड रियलिटी इससे अलग हो जाती है, क्योंकि जंग जो है सिर्फ मिलिट्री के दम के ऊपर या फिर मिलिट्री के इक्विपमेंट के दम के ऊपर नहीं जीती जाती है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अगर हम इन दोनों कंट्रीज के एयरफोर्स को कंपैरिजन करें, अब बात करें अगर एयरफोर्स की, तो ये एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री की मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। अगर आपके पास अच्छी एयरफोर्स मौजूद है तो आप अपनी वॉर को जीतने के लिए सक्षम हो सकते हो। इंडिया के पास अभी 62 राफेल जेट्स हैं, जो कि एक गेम चेंजर बन सकते हैं। राफेल जेट्स का एडवांस रडार और वेपन सिस्टम इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करने का काम करता है। वहीं चाइना के पास भारत से कुछ अलग टाइप के एयरक्राफ्ट मौजूद है और उनका नंबर भी काफी ज्यादा है। चाइना के पास 200 से 230 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जो क्वांटिटी में ज्यादा हैं, लेकिन राफेल की जो एजिलिटी और कॉम्बैट टेस्टेड नेचर है वो थोड़ी ज्यादा है। उसके सामने ये एक चैलेंज क्रिएट करता है। चाइना के सामने इंडिया के राफेल जेट्स जो है, जो हमने फ्रांस से लिए हैं, वो एक चैलेंज क्रिएट करने का काम करते हैं। अगर टोटल एयरक्राफ्ट नंबर की बात करें तो यहां पर चाइना थोड़ा भारत से आगे निकल जाता है। चाइना के पास भारत के मुकाबले थोड़े ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। चाइना के पास लगभग 3,334 जेट या लगभग लगभग 3,500 जेट्स मौजूद है, जबकि इंडिया के पास अभी लगभग 2200 जेट्स ही मौजूद है, 2200 एयरक्राफ्ट ही मौजूद है। और वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हर महीने लगातार कोई ना कोई विमान जो है वो भारत का नुकसान हो जाता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट के अंदर वो गिर जाता है। पर एक और इंपॉर्टेंट बात, इंडियन एयरफोर्स का एक्सपीरियंस और एडेप्टेबिलिटी हिमालयन टेरेन में अनमैच्ड है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, ना पाकिस्तान और ना ही चाइना। वहीं अगर हम नेवी की कंपैरिजन की बात करें, नेवी की स्ट्रेंथ काफी क्रूशियल है, स्पेशली साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन के जियोपॉलिटिक्स के लिए। इंडिया के पास 295 नेवल एसेट्स मौजूद हैं।
वहीं जिसमें 18 सबमरीन है भारत के पास और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत के पास। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य इसमें शामिल हैं। चाइना के पास भारत से बहुत ज्यादा लगभग 700 नेवल एसेट्स मौजूद हैं, जिनमें 61 सबमरीन्स हैं और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। उनका लायोनिंग और फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस भी है, लेकिन इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ है उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अलायंसेस। क्वेड जैसे ग्रुप्स के थ्रू इंडिया अपनी नेवल डोमिनेंस को लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है और उसके साथ ही इंडियन ओशियन के अंदर भारत के पास अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड भी मौजूद है, जिनका इस्तेमाल हम एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी कर सकते हैं। भारत चाहे तो यहां पर, और भारत कर भी रहा है। भारत अंडमान निकोबार के अंदर अपने एयर बेसिस, नेवल बेसिस का नंबर बढ़ा रहा है और लक्षद्वीप के अंदर भी भारत सेम चीज करने की कोशिश कर रहा है। ये परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इंडियन ओशियन के अंदर मौजूद है, जो भारत की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों के ऊपर भारत को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बट चाइना के पास ये एडवांटेज मौजूद नहीं है, इसलिए चाइना भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है, जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, जिसके थ्रू चाइना चाहता है कि भारत के आसपास जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके पोर्ट्स को कंट्रोल में लेकर वहां पर अपना नेवल बेस एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि भारत को चैलेंज किया जा सके। खैर, अभी चाइना इसके अंदर पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया है। थोड़ा आगे बढ़े, अगर भारत और चाइना की आर्मी का कंपैरिजन हम करें, तो चाइना के पास 5000 टैंक्स हैं, जबकि इंडिया के पास लगभग 4600 टैंक्स के आसपास मौजूद है। व्हीकल और आर्टिलरी के नंबर में भी चाइना भारत से थोड़ा सा आगे है। लेकिन एक चीज जो इंडिया को एडवांटेज देती है वो है माउंटेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस सियाचिन ग्लेशियर और हिमालयन बॉर्डर पर अनमैच्ड है। करगिल वॉर के टाइम पर इंडिया ने वर्ल्ड को दिखा दिया था कि माउंटेनियस टेरेन में हम अनबीटेबल है, हम किसी भी कंट्री को वहां पर हरा सकते हैं। और गलवान वैली के इशू के दौरान भी हमने चाइना की फोर्सेस को कड़ी टक्कर दी थी। अब कहने वाले कमेंट सेक्शन में ये बोल सकते हैं कि भारत चाइना से लगातार गलवान वैली के इशू के ऊपर हारा है, पीछे हटा है, बट ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी गलवान वैली के इशू में भी या अरुणाचल के इशू में भी चाइना को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है। इसके बाद अगर हम बात करें मिसाइल एंड एडवांस वेपनरी के बारे में, दोस्तों मिसाइल टेक्नोलॉजी के बिना तो कोई भी वॉर जीतना इंपॉसिबल है। इंडिया के पास अग्नि 5 मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। यह मिसाइल पूरे चाइना को कवर करने में सक्षम है। चाइना के पास DF-41 और DF-17 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जो स्पीड और प्रिसीजन में भी एडवांस हैं। हाइपरसोनिक वॉरफेयर में या हाइपरसोनिक मिसाइल्स का फ्यूचर है और इस फील्ड में भी चाइना इंडिया से आगे निकल रहा है। बट इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में ही अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को भी टेस्ट कर लिया है। तो यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में जो कंपैरिजन है ये बिल्कुल टाई हो जाता है। इंडिया के पास भी एडवांस मिसाइल, एडवांस वेपनरी मौजूद है। इसके साथ एक और पॉजिटिव चीज ये है इंडिया की कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल को कंटिन्यूसली इंडिया जो है वो अपग्रेड करता जा रहा है। ब्रह्मोस वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक है और इसका रेंज और कैपेबिलिटी रैपिडली एक्सपेंड भारत कर रहा है। वहीं अगर हम इसके बाद और टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर के बारे में थोड़ा और अगर हम बात करें, आज की मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाइना अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज में काफी आगे है। उनका अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम दुनिया के सबसे एडवांस प्रोग्राम माना जाता है, जिसमें विंग लोंग और CH-4 ड्रोन शामिल हैं। इंडिया के पास भी DRDO के अंडर काफी कटिंग एज प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे रुस्तम ड्रोन्स भारत बना रहा है, स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत ने बनाई है। लेकिन हम अभी अपने प्रोजेक्ट्स को फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन तक ले जाने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। साइबर वॉरफेयर के फील्ड में चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इंडिया को यहां अपने साइबर वॉरफेयर डिफेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंडिया का IT सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो हम यहां पर इस गैप को जरूर फिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़े और हम कुछ अलायंसेस एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करें, एक देश की ताकत उसके दोस्तों से भी होती है और यहां दोनों देश अपने अलायंसेस पर फोकस करते हैं। इंडिया के पास क्वेड जैसी अलायंस है जिसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। ये एक तरीके की ऐसी पार्टनरशिप है जिसके थ्रू इंडिया चाहे तो अपनी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ ब्रिक्स जैसी प्लेटफॉर्म पर लीडरशिप का रोल भी भारत प्ले कर रहा है। ब्रिक्स में खैर चाइना भी मेंबर है। यूएस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट जैसे कोमकासा और BECA इंडिया के स्ट्रेटेजिक रीच को और भी ज्यादा बढ़ाने की काम करते हैं। भारत ने फिलहाल पिछले 10-15 सालों में अमेरिका के साथ अपनी मिलिट्री रिलेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। कोमकासा, LEMOA एंड BECA, ये 3 ऐसे मेजर एग्रीमेंट है जिसके थ्रू इंडिया और अमेरिका मिलिट्री रिलेशनशिप में काफी ज्यादा एक दूसरे के नजदीक भी आए हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उन्हें अफ्रीका और एशिया में डीप इंफ्लुएंस प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान के साथ उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इसके साथ ही शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रुप के जरिए उनका डोमिनेंस एविडेंट है। खैर, SCO में भारत भी मेंबर है। अगर यहां कंपैरिजन करें तो इंडिया के अलायंसेस ज्यादा डेमोक्रेटिक है, रूल बेस्ड है,
जबकि चाइना की पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज पर फोकस करती है। ये डिफरेंस है जो एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्रिएट करता है और इंडिया के पास ये लॉन्ग टर्म एडवांटेज मौजूद है। इन अलायंसेस का रोल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में काफी ज्यादा डिसाइसिव हो सकता है। वहीं अगर हम आगे बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ रिलायंस की, एक और इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी कंट्री की वॉर के दौरान डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस, जिसमें इंडिया और चाइना दोनों डिफरेंट अप्रोचेस लेते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के जरिए हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, तेजस फाइटर जेट बनाए, आईएनएस विक्रांत बनाया। ऐसे इक्विपमेंट लोकली भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है। HLAMCA जो फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है और इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है, जिसके तहत इंडिया अपना सेल्फ रिलायंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। वहीं चाइना चाइना अपने इंडिजीनियस प्रोडक्शन में भारत से काफी आगे है, जिसमें J-20 फाइटर जेट्स और एडवांस नेवल डिस्ट्रॉयर जैसे इक्विपमेंट काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। उनका रिलायंस फॉरेन इंपोर्ट्स पर काफी कम है, पर भारत जो है वो इसके साथ साथ काफी ज्यादा अपना वेपनरी या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग खुद भी बनाता है और बाहर से इंपोर्ट करने की भी काम करता है। हम रूस से भी सामान लेते हैं, हम अमेरिका से भी डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं, इजराइल से भी लेते हैं, बट चाइना का विश्वास जो रहता है वो अपने सामान अपने वेपन्स को खुद बनाने के ऊपर रहता है। अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, लेकिन टेक्नोलॉजी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से ये लॉन्ग टर्म में चाइना के लेवल तक पहुंच सकता है। सेल्फ रिलायंस एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो इंडिया को फ्यूचर के अंदर सस्टेन करेगा, इसीलिए इंडिया इसके ऊपर फोकस आज की डेट में कर रहा है। वहीं अगर हम आगे बात करें सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल इमेज की, तो हार्ड पावर के अलावा एक और इंपॉर्टेंट एरिया होता है सॉफ्ट पावर, जो किसी भी देश की ग्लोबल इमेज को डिफाइन करने का काम करता है। इंडिया के पास बॉलीवुड है, योगा है, डेमोक्रेसी की इमेज है। इंडिया की सॉफ्ट पावर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर भारत ने रखा हुआ है। यूनेस्को जैसे फोरम्स में कल्चरल इन्फ्लुएंस और इंडियन डायस्पोरा का रोल भी इसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। वहीं चाइना चाइना अपने इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। उनकी अथॉरिटेरियन पॉलिसीज और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी उनको लगातार एक्यूज इसके चलते उनके ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं इस चीज के, जो उनकी सॉफ्ट पावर को डैमेज करने का काम करता है। अगर यहां हम भारत और चाइना के बीच में कंपैरिजन करें तो इंडिया का डेमोक्रेटिक इमेज और कल्चरल डाइवर्सिटी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, जबकि चाइना की इमेज इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन है लेकिन उस पर ट्रस्ट काफी लिमिटेड है। आखिर में सॉफ्ट पावर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो वॉर्स के बिना भी इंफ्लुएंस क्रिएट कर सकती है और भारत इसके थ्रू अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर बात करें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया कभी चाइना को टक्कर दे सकता है? हाँ, आज के फिगर्स को देखें तो चाइना भारत से हमको आगे दिखाई देता है, लेकिन इंडिया का डिफेंस इकोसिस्टम रैपिडली ग्रो कर रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर हम अपने इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के सोल्जर्स का कॉम्बैट स्पिरिट और एडेप्टेबिलिटी अनमैच्ड है। वॉर सिर्फ नंबर से नहीं, स्ट्रेटेजी और स्पिरिट से भी जीती जाती है। तो दोस्तों, वॉर कभी सॉल्यूशन नहीं होता। इंडिया अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना, भारत के लिए अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना एक जरूरत तो है, स्पेशली जब भारत के आसपास ऐसे पड़ोसी देश हैं जो काफी एग्रेसिव नेचर के हों। आपका क्या ओपिनियन है, क्या इंडिया में चाइना को टक्कर फ्यूचर में दे पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।